चलिए शुरू करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मैम सबसे पहले तो आप बता दीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है मैम, ये आपके पास में एक सैंपल है। डन। अब ये हमारे पास में आईआर वेव्स है। अब जैसे ही हमारी आईआर वेव्स उस सैंपल पर पड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी फी। आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रही हैं। तो जल्दी से अपने क्लास ग्रुप में अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स को ये चैनल और इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर सकते हैं आप। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 7th सेमेस्टर के एक बहुत ही मेजर पोर्शन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर था यूवी, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हमने कंप्लीट यूवी करी हुई है। उसके अलावा हमने चैप्टर 2 है फ्लोरीमेट्री भी पूरा का पूरा किया हुआ है। उसकी आपको इसी प्लेलिस्ट में बेसिकली वीडियोस मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। आज फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 2। इसमें हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूवी हमने कर लिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रा। आईआर हम करने जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रा। आज हम आईआर का बेसिक्स देखेंगे, इसका प्रिंसिपल पे बात करेंगे। तो आज का जो हमारा मेजर पोर्शन होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन, जहां हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे आईआर का, कि आईआर का मतलब क्या होता है, आईआर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी एंड किस चीज के लिए हमें आईआर पढ़नी है। दूसरी चीज हम आज यहाँ पर इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से सवाल कई बार बनते हैं, आईआर का इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और इनके हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर इनके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आई वांट टू रिकमेंड, इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे टैप करके ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, जहां से इमीडिएटली आपको हमारी सारी पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दी जाएंगी। उसके अलावा अगर अभी तक आपने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम्स, उनके अगर आपको सिलेबस चेक करना है कि सिलेबस क्या है, या फिर अगर आपको उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, तो वो सब कुछ आप इस ऐप पर जाकर देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से। और आज का टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ पे हर एक चीज, हर एक पोर्शन हम एकदम अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मैम सबसे पहले तो आप बता दीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ये बात तो मैम ने अपने पहले लेक्चर में ही बता दी थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब, मैम स्पेक्ट्रो का मतलब हो गया स्पेक्ट्रम, स्कोपी का मतलब हो गया एनालिसिस, यानी जब हम किसी स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करते हैं, यानी जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनालिसिस करते हैं, तो उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। हम अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अलग अलग चैप्टर में स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एक आपको चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले वो ईएमआर वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। वो नहीं देखा है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां मैंने बताया था हमारे पास डिफरेंट रेज होती हैं, जैसे गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, आईआर, यूवी, माइक्रोवेव के अलावा हमने बताया था रेडियो वेव। ये सारी वेव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और किसी भी स्पेक्ट्रम में या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये सारी वेव्स होती हैं। जब हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी तो किसके बारे में डिस्कस किया था मैम, तब आपने यूवी के बारे में बात किया था, किसी सैंपल पर यूवी रेडिएशन पड़ रहा था। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईआर के बारे में, यानी आज कोई भी सैंपल होगा, उस सैंपल पर क्या इंपार्ट हो रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई भी हमने ले लिया सैंपल,
अब इस सैंपल पर क्या पड़ेगा मैम, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इस सैंपल पर यूवी ना पढ़ के अब आपकी आईआर वेव्स पढ़ रही होंगी। यानी मान लो ये हमारे पास क्या है मैम, आपके पास ये सैंपल है। अब जैसे ही सैंपल पर कोई आईआर वेव्स पड़ती हैं, वैसे ही क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, कोई हमारे पास मान लो सैंपल है, उस सैंपल पर जैसे ही कोई आईआर वेव्स पड़ेंगी, वैसे ही हमारे पास क्या होगा मैम, सैंपल के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे वाइब्रेट करने लगेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है मैम, ये आपके पास में एक सैंपल है, डन। अब ये हमारे पास में आईआर वेव्स है। अब जैसे ही हमारी आईआर वेव्स इस सैंपल पर पड़ी, सैंपल के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, यानी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होने लगेगा। और वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है मैम, आईआर रेडिएशन को इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बेसिकली इस सैंपल के मॉलिक्यूल क्या करेंगे मैम, इस सैंपल के मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे ही इसको एब्जॉर्ब करेंगे हमारे पास क्या होगा मैम, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगा। क्या होगा हमारे पास में मैम, हमारे पास में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगा, यानी कि मैम, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे वाइब्रेट करने लग जाएंगे। समझ आया? तो जैसे ही मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि सैंपल ने आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, एंड तुरंत हमारे पास क्या होने लगा, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगे। इसी को क्या कहते हैं मैम, इसी को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्योंकि बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगते हैं, इसी वजह से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है मैम, इसी वजह से, यही रीजन है कि इस वजह से इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब क्योंकि मैम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आईआर पढ़ने के जस्ट बाद वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे, दैट इज व्हाई दिस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोनों में से किसी भी नाम से तुम्हें दी हो, दोनों का मतलब सेम होगा। डन। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब इसका सबसे जो मेजर क्वेश्चन होता है वो होती है इसकी रेंज। यानी मैम जैसे आपने यूवी की रेंज बताई थी 200 से 800, वैसे ही आप ये बता दीजिए कि आईआर की भी क्या कोई रेंज होती है? बिल्कुल रेंज होती है बेटा। आईआर की जो रेंज होती है, यहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा, लगभग 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक की हमारे पास रहती है आईआर की रेंज। याद रहना है आपको ये हमेशा, कहां से कहां तक, लगभग 4000 से लेकर 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज किसकी होती है मैम, आईआर की जो रेंज होती है वो 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अगर कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी करता है, वो सेंटीमीटर इनवर्स में ना पूछ के किसी दूसरी यूनिट में पूछ लेता है, तो लगभग 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है वो भी आईआर की ही होती है। यानी दो रेंजेस आपको याद करनी है, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक। ये हमारे पास क्या होती है मैम, ये हमारे पास आईआर की रेंजेस हो जाती हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आईआर का हमने यूज किया किस लिए? चलो समझाती हूँ हमने आईआर का यूज किया किस लिए। देखो, देखो बेटा, हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप बनाया, मैंने कोई भी बेसिकली यहाँ पर क्या करा, दो स्केलेटन बनाए। हमने यहाँ पर दो कार्बन के स्केलेटन बनाए। अब मैं वैलेंसी चेक नहीं कर रही हूँ, वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। आप ये समझिए कि हमारे पास ये दो आपने बनाए हैं मैम, एक ये पूरा कंपाउंड बनाया, एक ये पूरा कंपाउंड बनाया। क्या आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख के मुझे बता सकते हो कि इन दोनों कंपाउंड में कहाँ डिफरेंस आ रहा है? आपका जवाब होना चाहिए मैम देखिए, आपने जो कंपाउंड बनाया है वो पूरा का पूरा सेम है,
डिफरेंस केवल और केवल एक जगह पर आ रहा है। कौन सी जगह पर आ रहा है मैम? एक तो आपका ये है और एक तो आपका ये है, यानी जो आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा वो क्या रहेगा मैम? पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा ये रहने वाला है। हमारे पास सारा पूरा कार्बन स्केलेटन तो सेम है, पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा ये है जहां पे आपने फंक्शनल ग्रुप को बदल के रख दिया। यानी अगर कोई कार्बोनिक हमारे पास कंपाउंड आया, या मान लो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब पूरा कार्बन का स्केलेटन सेम है, लेकिन उसमें केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहा है। तो अगर पूरा स्केलेटन सेम होगा लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहा होगा, तो इसको हम क्या समझते हैं मैम? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जिस स्पेक्ट्रा का यूज करते हो, दैट स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ आई बात? यानी अगर पूरा का पूरा कार्बन स्केलेटन हमारे पास सेम है, डिफरेंस केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम समझने के लिए, बेसिकली इस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। समझ आया आईआर का यूज कहाँ किया जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं होल कार्बन स्केलेटन इज सेम। यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ पर पूरा का पूरा कार्बन स्केलेटन सेम है, जस्ट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। Just functional group is different and it can be identified by the IR spectroscopy. और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं मैम? हम इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, अब हमने रेंज क्या बताई थी मैम? आपने जो रेंज बताई थी ना, वो थी 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या रेंज थी मैम जो आपने अभी अभी रेंज बताई? वो 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स की थी। अब बेटा अगर मैं इस रेंज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, समझना ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, मैं इस रेंज को दो पॉइंट्स में डिवाइड कर दूं, भाई किस किस पॉइंट में मैम? पहले आप कर दीजिए 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रेंज। एक तो हमारे पास रेंज ये आया, और दूसरा क्या आएगा मैम? दूसरा हमारे पास आएगा 1500 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज। अब हमने क्या किया मैम? मेजरली आपने बोला था 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज आती है, इसी रेंज को मैंने दो टर्म्स में क्लासिफाई कर दिया। एक तो 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा 1500 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ध्यान से समझिएगा, हमने ये जो 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रेंज है, यानी जो ये रीजन है, इसको फंक्शनल ग्रुप रीजन बोला जाता है। इसको याद रखना, फंक्शनल ग्रुप रीजन बोला जाता है। यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो सब इसी रेंज में आ रहे होंगे 4000 से 1500 सेंटीमीटर तक। और हमारे पास एक जो रीजन बचा 1500 से 400, इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। दिस इज कॉल्ड एज अ फिंगरप्रिंट रीजन। यानी यहाँ पर क्या होता है मैम? ये जो आपने फिंगरप्रिंट रीजन बनाया हुआ है, यहाँ पर पता है क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिंगरप्रिंट मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे। यानी दो टर्म्स में हमारे रीजन जो हो गए वो क्लासिफाई हो गए, पहला फंक्शनल ग्रुप रीजन, दूसरा फिंगरप्रिंट रीजन। अब फिंगरप्रिंट रीजन का मतलब क्या है मैम? ये समझा दीजिए। देखो बेटा, जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपके भाई के, आपकी बहन के, आपके मदर फादर के में आपका ब्लड रिलेशन होने के बाद भी आपके फिंगरप्रिंट जो है वो अलग अलग होते हैं। सिमिलरली बेटा ऐसा मॉलिक्यूल में भी होता है, चाहे मॉलिक्यूल एक ही फंक्शनल ग्रुप से क्यों ना बिलोंग कर रहा हो, उनके फिंगरप्रिंट हमेशा अलग आएंगे। जैसे अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मैं एक एग्जांपल लेती हूं। लेट अस सपोज हमारे पास एक है बेटा प्रोपेन 1 ऑल, और एक हमारे पास है प्रोपेन 2 ऑल। हमने क्या लिया? हमने एक एग्जांपल लिया, और देखो दोनों सेम टू सेम है। दोनों में क्या फंक्शनल ग्रुप है मैम? ऑल ऑल। यानी दोनों में एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, दोनों में बेसिकली लगा एल्कोहल ही है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। बिल्कुल सही बात है, दो कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम आपका हो सकता है, लेकिन इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम होते हुए भी फिंगरप्रिंट रीजन अलग अलग आएगा। यानी भले ही आपका फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाए किन्हीं दो मॉलिक्यूल का, लेकिन जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है बेटा वो हमेशा डिफरेंट आना चाहिए। किसी भी दो कंपाउंड का, चाहे वो आइसोमर्स हो चाहे वो कुछ भी हो, उनका फिंगरप्रिंट रीजन हमेशा डिफरेंट आएगा। यानी अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे फिंगरप्रिंट रीजन इज ऑलवेज डिफरेंट
for any two molecule. Functional group region may be the same. Functional group region मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, may be the same. फंक्शनल ग्रुप रीजन कैसे हो सकते हैं मैम? जो हमारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो तो सेम हो सकते हैं, लेकिन जो फिंगरप्रिंट रीजन आएगा वो पक्का दोनों मॉलिक्यूल का अलग अलग ही होने वाला है, सेम तो नहीं होने वाला है। इतनी चीज समझ में आ गई? आई होप इतनी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझ में आ गई होंगी। लेकिन बेटा आपके सेमेस्टर में अगर ये आ जाता है कि फिंगरप्रिंट रीजन एक्सप्लेन करो, तो पूरी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। अब मेरे पास थोड़ी टाइम की लिमिटेशंस है, मैं बोर्ड पे पूरा थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, हाँ, लेकिन मैंने आपको बता पूरा दिया है, समझा पूरा दिया है कॉन्सेप्ट अच्छे से। अगर फिंगरप्रिंट रीजन आता है तो इसी को अपने शब्दों में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एग्जांपल प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 का दे देना, जिनमें फंक्शनल ग्रुप भले ही सेम है लेकिन दोनों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होंगे। सिमिलरली अगर फंक्शनल ग्रुप रीजन के बारे में पूछ लिया जाए, हमेशा बता देना कि फंक्शनल ग्रुप रीजन किसी भी दो मॉलिक्यूल का सेम हो सकता है। डन, ये सारी चीजें आपको बता के आनी है। अगर एग्जाम में आता है तो इनको बहुत अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। डन, अब मैम इसके थोड़े से आगे मूव ऑन करो कि हमें करना क्या होता है इसमें, समझिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीजों के बारे में फोकस करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास बेटा ये एक टॉप हमें क्या दिया हुआ है मैम, ये आपके पास में एक एटम है। अब क्या है हमारे पास, ये एटम है। अब इस एटम की क्या होगी मैम? एटम की अपनी एक एनर्जी होती है। एटम की क्या होती है मैम? ये आपने दे दिया कोई एटम, अब ये जो मैंने रेस बनाई है इसका मतलब है कि कोई भी एटम है इसकी कोई फिक्स अमाउंट में एनर्जी है। मान लो मेरे पास ये, हमारे पास क्या है, ये पेन है, इस पेन की भी इस कोई ना कोई फिक्स अमाउंट में एनर्जी आएगी, है ना, तभी तो ये अपने काम कर रहा है, तभी तो ये बोर्ड पे लिख पा रहा है। इसकी कोई भी दुनिया में मॉलिक्यूल हो, उसकी फिक्स अमाउंट में कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा मॉलिक्यूल, या हम चाहते हैं कि हमारा ये एटम स्टेबलाइज हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा मैम? कभी भी अगर आप चाहते हो कि आपका ये कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबिलिटी गेन कर ले, तो उसको अपनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। अगर वो अपनी एनर्जी इमिट कर देता है तब तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि वो कंपाउंड कैसा होगा मैम? वो कंपाउंड स्टेबल होगा। यानी अगर ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है तो इसको अपनी एनर्जी क्या करना पड़ेगा? इमिट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी, अगर हम स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं तो क्या होगा मैम? अगर आप स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हो तो हमारे इस मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। अब बेटा एनर्जी अगर कोई इमिट कर रहा है तो वो तीन तरीके से हो सकता है। कोई भी कंपाउंड अपनी अगर एनर्जी इमिट कर रहा होता है तो उसके लिए हमें पढ़नी होती है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। डीओएफ का मतलब हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो मैं डिटेल में लिख देती हूँ थोड़ा। हमारे एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए जो होता है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो देखो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया मैम, हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था दिस वाज जस्ट द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यानी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मैम? आपको बेसिकली एनर्जी ना ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब हमें एनर्जी ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मैम ये जो हमारा एटम है उसको स्टेबलाइज होना है, और अगर इस एटम को स्टेबलाइज होना है तो डेफिनेटली उसको अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अब एनर्जी ट्रांसफर करना यानी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो हमने करा डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंडर, बेटा ये तीन तरीके से किया जा सकता है। इसके तीन प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है हमारे पास में बेटा ट्रांसलेशनल। अगर आप ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू करना चाहते हो तो वैसे भी हो सकता है। ट्रांसलेशनल के अलावा बेटा हमारे पास होता है वाइब्रेशनल, और वाइब्रेशनल के अलावा हमारे पास होता है रोटेशनल। ये तीन तरीके के हमारे कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। यानी ये तीन तरीके के हैं या तीन मोड्स हैं, जिन तीन मोड्स में आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो। हमारे लिए सबसे सुटेबल मोड कौन सा रहेगा मैम? आपके लिए सबसे सुटेबल मोड रहने वाला है वाइब्रेशनल। क्यों वाइब्रेशनल? क्योंकि मैम आप तो पढ़ा ही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रहे हो। आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही तो बताया कि मॉलिक्यूल क्या करने लग रहा है? मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लग रहा है। यानी मॉलिक्यूल क्या करेगा? जैसे ही मान लीजिए मैम ये आपका सैंपल है, जैसे ही आपके सैंपल पर आईआर रेडिएशन जाएगा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा इस मॉलिक्यूल की एनर्जी
एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में कम होती रहेगी। जैसे जैसे हमारी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती रहेगी, हमारा मॉलिक्यूल क्या होता जाएगा मैम, मॉलिक्यूल स्टेबल होता चला जाएगा। ये वाला मॉलिक्यूल क्या गेन करता जाएगा मैम, ये स्टेबिलिटी जो है ना वो गेन करता रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हो, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, it starts vibrating to lose energy and gain stability। ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करने लगता है मैम, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये एनर्जी लूज कर देता है और हमारा वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे बेटा ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है ना, वैसे वैसे एक वाइब्रेशनल वेव जनरेट हो जाती है। याद रखिएगा ये चीज, जैसे जैसे ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे क्या जनरेट होता है मैम, वैसे वैसे एक हमारे पास वाइब्रेशनल वेव जनरेट हो जाती है। अभी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी कि ये वाइब्रेशनल वेव क्या होती है, कैसी होती है। अभी के लिए इतना समझो, जैसे जैसे इसने बेसिकली वाइब्रेट करना शुरू किया, एक वाइब्रेशनल वेव हमारे पास जनरेट हो गई। उस वाइब्रेशनल वेव की एक पर्टिकुलर फॉर्म में एनर्जी होती है। जो भी वाइब्रेशनल वेव होगी उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म में एनर्जी आएगी। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का इसका फॉर्मूला होता है E = n+12 h न्यू। ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बेटा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, दैट इज E = n+12 h न्यू। ये वो वाली एनर्जी है, ये वो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो किसी भी मॉलिक्यूल से इंपार्ट हो रही है, जो किसी भी मॉलिक्यूल से निकल रही है। वो मॉलिक्यूल होना चाहता है स्टेबल, उसको स्टेबल होने के लिए जो एनर्जी कंटिन्यूअसली निकल रही है वाइब्रेशनल वेव के रूप में, ये है वो वाली एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला हो गया E = n+12 h न्यू। यहाँ पर n क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना। n इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। पूछा जा सकता है आपसे, n जो होता है दैट इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और हमारे पास न्यू क्या क्या मतलब है मैम, न्यू का तो सीधा सा मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, और h क्या हो जाएगा, h का मतलब हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। दिस इज द मिनिमम एनर्जी जो बेसिकली हमारी वाइब्रेशन के लिए चाहिए होती है। समझ में आ गया? तो ये हमारी वाइब्रेशन एनर्जी के रूप में हमने बता दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो गया। डन। अब हम यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा समझ लेते हैं, जिसको बोला जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। यहां से समझिए चीजों को बहुत ध्यान से। मैं अब कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रही हूं, अब वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैं अभी धीरे धीरे आपको बताती चली जाऊंगी। जस्ट अटेंटिवली आप बस ये क्लास देखते रहिए, आपको पता चलता जाएगा कि ये क्या लेवल्स हैं। n का मतलब क्या बताया था, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। अगर यहां पर बेटा मैं n की जगह पर 0 रख देती हूं, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, आपके पास फॉर्मूला था मैम E = n+12 h न्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। अगर हमने n की जगह पर 0 रखा है तो जरा मुझे बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हमने n की जगह 0 रख दिया, मुझे बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मैम एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 h न्यू। n की जगह तो आप ऑलरेडी 0 रख चुके हो। यस, अगर हम n की जगह पर 1 रख देते हैं तब बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मैम 1 + 1/2 दैट इज 3/2 h न्यू। हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 3/2 h न्यू। गॉट इट। अगर अब हमने n की जगह पर 2 रख दिया है तो मुझे बताओ एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। मैम अगर आपने 2 रख दिया तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 5/2 h। सिमिलरली अगर आपने n की जगह पर 3 रख दिया है तो क्या हो जाएगा, तो मैम हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का E = 7/2 h न्यू। और ये जो हमने डिफरेंट बनाए हैं इनको बेटा बोला जाता है एनर्जी लेवल्स। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। इनको एनर्जी लेवल्स बोला जाता है। सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल को ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ऊपर वाले स्टेप्स को एनर्जी लेवल्स को एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स बोल दिया जाता है। तो हम फर्दर बोल सकते हैं कि दीज आर सम एनर्जी लेवल्स, दीज आर सम एनर्जी लेवल। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ एनर्जी लेवल आए। अब ध्यान देना, अगर अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब अगर हमारे पास एक IR वेव आई और IR वेव यहाँ पे कहीं पर आके अटैच हुई, जैसे ही मान लो कोई IR वेव आई, IR वेव जैसी अटैच हुई यहाँ पर हमें एक वाइब्रेशनल वेव मिलेगी। लेट अस सपोज हमें कुछ ये वाइब्रेशनल वेव मिल गई ग्राउंड स्टेट पे। समझ आया? कोई IR रेडिएशन आ रहा है, उसकी आपको यहाँ वाइब्रेशनल वेव मिल जा रही है। सपोज हमारे पास कोई दूसरी IR वेव आती है,
अब ये वाली आईआर वेव का तो काम खत्म हो गया। अब हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी की कोई आईआर वेव आई, अब दूसरी फ्रीक्वेंसी की कोई आईआर वेव आई और जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट वाली वेव के साथ कपल करी, हमें एक दूसरी वेव मिली। कहाँ मिली मैम? इस जगह पर आपको एक दूसरी वेव मिल जाएगी। अब जरा एक बात ध्यान देना, इन दोनों का पोजीशन सेम है। ये जो दो वेव हमें मिली है, इन दोनों के पोजीशन सेम है, दोनों के पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये यहां से शुरू हुई, दोनों यहीं पर दोनों खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा। डिफरेंस चलो मैं आप दिखा देती हूँ। ये केवल इतनी हाइट की है, जबकि ये वाली इतनी हाइट की है, और हाइट को यहां बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के पोजीशन में बिल्कुल बदलाव नहीं आया, लेकिन इन दोनों के एम्पलीट्यूड में यहां पर चेंजेस आ गए हैं। ये जो एक्साइटेड स्टेट पे गई है, इसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है कंपैरेटिव टू दिस। अब यहीं से हम रिलेट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहीं से आपको समझ में आएगा कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बता रहे हो, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल को ये फॉलो करती है। और यही आपके एग्जाम में आएगा, आपको बस ये नोट डाउन कर देना है जो जो भी मैं यहां पर लिखूंगी। समझिएगा, व्हेन द एब्जॉर्प्शन हैपेंस, और एब्जॉर्प्शन हो किसका रहा है? आईआर वेव्स का यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? हम आईआर पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आईआर वेव का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल वेव की फ्रीक्वेंसी है, the ground state vibrational frequency the ground state vibrational frequency absorbs the energy of किसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है? मैम इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ सेकेंड आईआर वेव, या हम बोल सकते हैं बेसिकली एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ न्यू टू। अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने, समझ लीजिएगा। ये वाली वेव है, मान लो इसका हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया न्यू वन से, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? हम इसको न्यू टू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप अपने एग्जाम में सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाइब्रेशनल वेव भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या होगा? हम बोल देंगे इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, it starts vibrating with high energy and amplitude, with high energy and amplitude। क्या करने लग गया मैम? ये बहुत ही हाई एनर्जी और बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड के साथ में बेसिकली अब ये वाइब्रेट करने लग गया। और फिर क्या होगा? देन डिटेक्टर, उसके बाद डिटेक्टर जो होगा वो इनको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्टर कैन डिटेक्टर क्या कर लेगा मैम? फिर सीधे सीधे जो हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर कैन डिटेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर एब्जॉर्ब्ड पीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। डिटेक्टर ने जो हमारा रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करा मैम? उसकी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया एंड शोज अ पीक, and shows a peak corresponding to that radiation। corresponding to that radiation। समझ में आ गया? यानी सीधी सी बात आपको अगर मैं ये समझाऊं सीधे शब्दों में, तो जो हमारी न्यू वन वेव थी, जैसे ही वो न्यू टू वेव के साथ में कपल करने लगती है, वैसे ही हमारे पास क्या हो जाता है? ग्राफ ऑब्टेन हो जाता है। जैसे ये न्यू वन वेव थी, न्यू टू वेव के साथ कपल करी, कपल करते ही तुरंत ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएगी, और जैसे ही ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगी, पोजीशन इसकी वैसे ही रहेगी, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। पहले वाला एम्पलीट्यूड अगर इतना था तो अगला वाला बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे पास। समझ में आई इतनी बात? जैसे ही आगे मूव करेगी वैसे ही क्या होगा मैम? यहाँ पर कपलिंग ऑफ वेव्स हो जाती है, और ये कपलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वेव्स की कपलिंग नहीं होंगी तब तक ये एक्साइटेड स्टेट में मूव नहीं करेगी, और एक्साइटेड स्टेट में मूव नहीं करेगी तो डिटेक्टर उस रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं करेगा और हमें पीक नहीं देगा। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेव की कपलिंग होना बहुत जरूरी है। इन दोनों वेव्स की आपस में एक दूसरे के साथ कपलिंग होनी चाहिए, यानी इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी आती है।
इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंसिपल है आईआर का वो मैटर करता है, ये हमारा प्रिंसिपल जो है वो काम करेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोगों ने बेसिक्स और प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआर का सिलेक्शन रूल कई बार एग्जाम में एज इट इज आता है, तो अगला क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप दैट इज इट फॉर दिस क्लास। आपको समझ में आई होंगी चीजें। इसके अलावा अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी है, चाहे फिर वो जीपैट का हो, ड्रग इंस्पेक्टर का हो या फिर फार्मासिस्ट का हो, और अगर आपको अभी तक कोई भी सही गाइडेंस या मेंटोरशिप नहीं मिल पाई है, तो आप हमारा अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बिना किसी देरी के आप जितना जल्दी हो सके आप अपनी क्लासेस और अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिएगा। वेल, दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।